Good morning, students. Let's continue our chapter resources and development. And we have already studied. Let's revise. Resource. What is resource? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs is called a resource. It should be technologically accessible. It should be technologically accessible, culturally acceptable, and economically feasible. Only then it can be termed as resource. For example, minerals, forests, fossil fuels, etc. Water is also used as a resource. Then, what is technologically accessible? We have taken one example, that is gold. और टू गोल्ड टेक्निकल की हेल्प, टेक्नोलॉजी की हेल्प कर ही हमने गोल्ड को और से गोल्ड को निकाला था, और से गोल्ड को निकाला. और कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. अगर सोसाइटी इस गोल्ड को एक्सेप्ट करती है, देन इकोनॉमिकली फिजिबल. देन आफ्टर दैट इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए. जितना इनपुट हमने टेक्नोलॉजी पे लगाया था, अगर हमने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो इट मीन्स हमें फिजिबल आउटपुट भी उससे ज़्यादा या उसके इक्वल हमें आउटपुट भी मिलना चाहिए. अगर हमने 1 करोड़ रुपीज़ लगा दिया और इकोनॉमिकली फिजिबल में हमें सिर्फ उस गोल्ड का ओनली 50,000 मिल रहा है, देन व्हाट इज़ द यूज़? हम तो लॉस में ही गए. तो दैट इज हमारे पास ये जो इट शुड बी, रिसोर्स शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. टेक्नोलॉजी का यूज कल्चरली एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. एंड द थर्ड इज इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब किसी को नुकसान भी ना, इनपुट एंड आउटपुट इक्वल रहे. एंड सेकेंड वी हैव इंटरैक्ट. नेक्स्ट वी हैव स्टडीड it is an interdependent relationship between the nature, technology and institution. You can say physical environment, that is the nature, natural resource. and हम जब इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, जैसे कि हमें एनवायरनमेंट से जब वुड्स को लेकर आते हैं, हम जब लकड़ियाँ अपने एनवायरनमेंट से पेड़ों को काट के जब हम लेके आते हैं, फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर उन्हें पेपर्स उनकी बनाते हैं. एंड आफ्टर दैट लकड़ियों का फर्नीचर तैयार करते हैं. आफ्टर दैट इंस्टीट्यूशन मीन्स कि हम जाकर फिर उसे ट्रेड में या बिजनेस या किसी इंस्टीट्यूशन पे ले जाकर सेल कर देते हैं. तो ये एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड आफ्टर दैट इंस्टीट्यूशन. And we have studied, we classify the resources. After that, classification of resources. Classification of resources, first we have studied on the basis of origin. On the basis of origin, we divided it into 2 parts, biotic and abiotic. Biotic and abiotic, and that is on the basis of origin we divided it into 2 parts, biotic and abiotic. And on the biotic is plants and animals, or abiotic air and water. We have discussed earlier. Resources belong to different groups. Biotic, plants and animals, or abiotic is air and water on the basis of origin. And on the basis of exhaustibility, on the basis of exhaustibility means कि किस लेवल पे वो ख़त्म हो सकते हैं या नहीं. And on the basis of exhaustibility, we have divided it into two parts, renewable and non-renewable resources. Renewable means water. वाटर का अगर एग्जांपल हम रिन्यूएबल्स में ले रहे हैं, तो डैट इज वाटर जो है आपके घर से नाले में जाता है. आफ्टर डैट रिवर, समुद्र, उसके बाद एवोपरेशन होता है, कंडेंशन होता है, और आफ्टर डैट वाटर फिर वेपर बन के उड़ जाता है, और उसके बाद दोबारा वो वापस आ जाता है. एंड नॉन रिन्यूएबल जो कोल और पेट्रोल है, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं. कोल एंड पेट्रोल क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने डिवाइड किया था इंडिविजुअल मीन्स कि हमारा, योर हाउस आपका घर, हमारा घर. एंड कम्युनिटी मीन्स कॉलोनी,
पार्क जो सोसाइटी की हो, एंड द नेशनल इज टेरिटरी मतलब जो कंट्री का हो, मीन्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो या कंट्री में जो बिजनेस हो रहा हो, रोड्स, इन सब का रोड्स बनना, पार्क्स बनना जो गवर्नमेंट कर रही है, हॉस्पिटल्स. And one important point, international water. We have discussed that on the basis of origin, biotic means plants and animals or biotic air, water. On the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable. Renewable is water is the example, and non-renewable means coals and petroleum. And third is on the basis of ownership. Most important, on the basis of ownership. On the basis of ownership, we have discussed individual, your house, community means colony and park, and third is national, territory of country or government property like road, hospitals, like. And fourth most important point is international resource under the heading of the on the basis of ownership. And there are international institutions which regulate some resources. The oceanic resource beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution. Means 12 nautical miles. जो आपका ये जो 12 nautical miles है, जो ये लाइन है, दैट हमारे इंडिया के 12 nautical miles तक, 12 nautical miles. एंड व्हाट इज nautical miles? nautical miles होते हैं वो यूनिट होते हैं जिसे हम ओशियन में डिस्टेंस मेज़र किया जाता है. ओशियन में डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम नॉटिकल माइल्स का यूज़ करते हैं. ओशियन में डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम नॉटिकल माइल्स का यूज़ करते हैं. एंड ये एक यूनिट होती है डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए इन ओशियन, दैट इज नॉटिकल माइल. और 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.9 किलोमीटर होता है. 1.9 किलोमीटर होता है. एंड जो हमारे कंट्री के 12 नॉटिकल माइल्स तक, यू कैन कैलकुलेट इट, 12 इंटू 1.9, 12 नॉटिकल माइल्स तक हम, ये हमारी कंट्री के अंडर में आता है, इंडिया की कंट्री के अंडर में आता है. और आफ्टर दैट उसके बाद वो एक इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाता है. और आफ्टर दैट वो इंटरनेशनल रिसोर्स वाटर बॉडी कहलाती है. इंटरनेशनल रिसोर्स वाटर बॉडी कहलाती है. द ओशियन रिसोर्स बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone. 200 nautical miles of economic zone. 12 nautical miles means 200 approx 228, yeah, you can say 200 and 200 nautical miles beyond the ocean resource beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone. And what is exclusive economic zone? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज द 12 नॉटिकल माइल्स. ये जो 12 नॉटिकल माइल्स का जो पार्ट शो हो रहा है, जो हमारे इंडिया और उस डैश के अंदर में 12 नॉटिकल माइल्स है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. और 12 के बाद जो आफ्टर है 200 नॉटिकल माइल्स तक, वो इंटरनेशनल बॉडी या इंटरनेशनल वाटर बॉडीज है. ये 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया की बॉडीज चलती है और इसी को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं. और आफ्टर दैट जो बियॉन्ड है 200 नॉटिकल माइल्स के बाद से वो एक इंटरनेशनल या ओशियनिक वाटर बॉडीज हो जाती है. लेट्स आफ्टर दैट हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट में. और स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट में वी हैव डिस्कस्ड points. On the basis of status of development में we have divided there are 4 resources: potential, developed, stocked and reserve. Stocked and reserve. Let's take we have divided that is availability of technology. First take potential. What is availability of technology? अवेलेबल है टेक्नोलॉजी उस चीज़ के लिए या नहीं?
विलिंगनेस टू यूज़, हमारी इच्छा है उसको यूज़ करने के लिए। एंड द थर्ड, आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, क्या हम उसको यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करने लायक है वो, क्या हम उसको इस्तेमाल करें। एंड लास्ट पॉइंट, आई हैव टेकन दैट एग्जाम्पल। देन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पोटेंशियल। पोटेंशियल से हम स्टार्ट करते हैं। और अगर पोटेंशियल की बात करें तो अवेलेबिलिटी, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और विलिंगनेस टू यूज़, हम उसको यूज़ भी करना चाहते हैं, बट आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, क्या हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं? नो, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलार, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो सोलार एनर्जी, दैट इज विंड एंड सोलार एनर्जी, राजस्थान और गुजरात में ये नंबर ऑफ पोटेंशियल एनॉर्मस पोटेंशियल रिसोर्स वहाँ राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा है। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, हम उसको यूज़ भी करना चाहते हैं लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सोलार एनर्जी और विंड एनर्जी। कहाँ पे? राजस्थान एंड गुजरात इज द एग्जाम्पल। एंड सेकेंड, डेवलप्ड रिसोर्स की बात की जाए तो डेवलप्ड रिसोर्सेज में अवेलेबिलिटी भी है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल डेवलप हो चुके हैं रिसोर्स। सेकेंड, विलिंगनेस, हमारी इच्छा भी होती है, हम यूज़ भी करते हैं और हमारी इच्छा भी है यूज़ करने की, और हम आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, हाँ हम यूज़ भी कर रहे हैं उसको। और उसका एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोलियम। थर्ड, स्टॉक रिसोर्सेज। व्हाट इज स्टॉक रिसोर्सेज? स्टॉक रिसोर्सेज में अवेलेबिलिटी नहीं है टेक्नोलॉजी की, अवेलेबल नहीं है टेक्नोलॉजी। सेकेंड, विलिंगनेस टू यूज़, हम यूज़ उसे करना चाहते हैं, जो स्टॉक में है हम उसका यूज़ प्रॉपरली करना चाहते हैं, बट उसकी अवेलेबिलिटी, कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि वी डोंट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ इट फॉर द पर्पस, वी डोंट हैव नो हाउ टेक्निकल एंड विलिंगनेस टू यूज़, हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है उसको यूज़ करने की। एंड आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, क्या हम उसको यूज़ कर रहे हैं? नहीं। और उसका एग्जाम्पल क्या है? H2O। H2O, हम हाइड्रोजन को जानते हैं कि हाइड्रोजन वाटर 2 कंपाउंड से बना है, हाइड्रोजन 2 कंपाउंड ऑफ गैसेस से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन को हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, बट अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल फॉर दैट। लास्ट, रिजर्व रिसोर्सेज क्या है? रिजर्व अवेलेबिलिटी, रिजर्व्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, राइट, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। विलिंगनेस टू यूज़, हमारी इच्छा नहीं है उसको यूज़ करने की, बट हमारी इच्छा उसको यूज़ करने की अभी नहीं है। एंड आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, हम उसको यूज़ तो कर सकते हैं बट हम उसको अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमने उसको रिजर्व किया है फॉर फ्यूचर यूज़। हमने उसको रिजर्व किस लिए कर दिया है? फॉर फ्यूचर यूज़। और उसका एग्जाम्पल क्या है? वाटर इन डैम्स, डैम्स में वाटर को सेव कर रहे हैं, वाटर इन डैम्स इज द एग्जाम्पल। लेट्स क्या हमने रिवाइज किया था? सेकेंड, थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज बहुत इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहे हैं रिसोर्सेज का, लाइक एज अ रिजल्ट हम ह्यूमन बींग्स हैं तो उसका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते जा रहे हैं, और लाइक इससे हमारा जो डिप्लीशन है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि ग्रीड मीन्स डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होता जा रहा है, हमारी लालच के कारण, ग्रीड के कारण डिप्लीशन होता जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हमारे इंडिया में इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है, जो रिसोर्सेज डेवलप्ड है उनको बहुत इनडिस्क्रिमिनेटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट इज हमारे लालच के कारण जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होते जा रहे हैं। हैव एंड हैव नॉट्स इन सोसाइटी, हैव एंड हैव नॉट्स इन, जो सोसाइटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, सोसाइटी को हमने हैव और हैव नॉट्स में डिवाइड करके रखा है कि ये यूज़ करना है दिस, और क्या क्या यूज़ करना है, क्या क्या उनके पास है, लाइक वाटर का कई लोग, जब हमारे पास वाटर की सुविधाएं हैं तो हम लोग उसका बहुत वेस्ट भी करते हैं। एंड ग्लोबल
इकोलॉजिकल क्राइसिस है। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ग्लेशियर पिघलने लगता है, और ग्लोबल वार्मिंग का हम सिर्फ दोष यूएसए को नहीं दे सकते हैं। दैट यूएसए के कारण जितने भी सबसे डेवलप कंट्री है यूएसए, और वहाँ पे जितने भी ग्रीन हाउसेस आपकी गैस है वो बढ़ रही हैं, और ग्रीन हाउसेस गैस का पॉल्यूशन से बढ़ने के कारण सिर्फ हम यूएसए को उसमें दोष नहीं दे सकते कि यूएसए ही इसको मतलब फेस करेगा ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को, बट सारी कंट्रीज को इसको फेस करना पड़ रहा है। जैसे इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल जा रहे हैं। सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज, तो इसके कारण जो नेक्स्ट हमारा जो हमें इन सब ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जा रही है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो जा रहा है, और यू कैन से हैव एंड हैव नॉट, मतलब कि कुछ ही के हैंड में कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो रिच पीपल्स है उनके हैंड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा वो रिसोर्सेस है, और जो पुअर पीपल्स है उनके हैंड में कोई रिसोर्सेस नहीं। And our next topic is sustainable development. What is sustainable development? What is sustainable development? Sustainable development is economic development, means development should take place without damaging the environment. Development should take place without damaging the environment. And second, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. वो डेवलपमेंट होनी चाहिए जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को सेफ रखा जाए, और हम उनकी कॉम्प्रोमाइज़, उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और इसके लिए हमने एक मीटिंग हुई थी ब्राज़ील में, दैट इज़ रियो दे जेनेरियो अर्थ समिति 1992 में हुई थी, और इसमें इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो दी जेनेरियो इन ब्राज़ील। 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स आए थे वहाँ पे उस मीटिंग में, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था, समिट था, और उसमें इतने लोग 100 हेड्स ऑफ आए थे। द समिट वॉज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम। इस समिट को अर्जेंट प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करने के लिए बुलाया गया था। दैट इज अर्जेंट प्रॉब्लम्स कौन थी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, इकोनॉमिक को डेवलप करना था ग्लोबल लेवल तक। एंड द सेकेंड इज ग्लोबल लेवल तक इकोनॉमिक को डेवलप करना था। द असेंबल लीडर साइन द डिक्लेरेशन, जो असेंबल लीडर थे उन्होंने एक साइन किया डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस पे उन्होंने असाइन किया, एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे उन सारे लीडर्स को असेंबल किया था, उन्होंने इस पे साइन किया। दैट इज द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। सबने मिलकर ये फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, इन लोगों ने एजेंडा 21 को अचीव किया, 21 सेंचुरी को इसके बारे में बताया, दैट अचीव करना।